Hello, my dear YouTube family, and welcome back to my YouTube channel. My name is Varun Bajpayee and I am your mathematics mentor. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं इन 20 मिनट्स। बेसिकली इन 20 मिनट्स में हम पूरा थॉरली तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट हाँ जितना भी जरूरी है जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद क्वेश्चंस मैं आपको कोशिश करूंगा कि 20 मिनट्स में आपको डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन, राइट। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, राइट। तो हम बेसिकली वो नंबर्स देखेंगे जो आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला नंबर आपका आता है, जो सबसे पहला नंबर है और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है आपका कॉम्पोजिट नंबर। क्या है आपका? कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे 4 की, तो ये बताओ ये 4 कितने नंबर से डिवाइड होगा? 4 हमारा 1 से तो डिवाइड होगा ही, ठीक है। प्लस क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अब 4 से बड़ा तो कोई नंबर होगा ही नहीं, है ना। अब इसके देखो कितने फैक्टर्स हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। उसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज करो 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 का सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? 1। दूसरा क्या होगा? 2। तीसरा किससे जाएगा? वो 3 से जाएगा। तो देखो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, है ना। तो अगर इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेसिकली हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद, राइट, और दूसरा क्या? 1। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं 3 की, 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्यों? एक मैंने क्या बोला? एक तो उसका नंबर जो उसका फैक्टर होगा वो खुद होगा, ठीक है, 3। और दूसरा क्या होगा? 1। ये बताओ क्या 3 के अलावा 3 के 1 और 3 के अलावा कोई तीसरा, अगर कोई तीसरा फैक्टर है? नहीं है, करेक्ट है। फिर इसके अलावा अगर बात करें जैसे 5 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 5 खुद से डिवाइड होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते 13 के कितने फैक्टर्स होंगे? देखो एक तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 13 होगा, है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स, राइट, ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर itself, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं 2 देखो, यहाँ पे 2 क्या है? 2 क्या बेसिकली 2 के कितने फैक्टर्स है? आप ये बताओ 2 के कितने फैक्टर्स है? एक तो 1, दूसरा 2। तो 2 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। 2 कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, 2 क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 फैक्टर्स है। और 2 को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं? इवन प्राइम नंबर, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जैसे कि 1 की बात करूं तो 1 हमारा ना तो प्राइम है, राइट, ना तो ये हमारा प्राइम है और ना ही हमारा क्या है? ये कॉम्पोजिट है, ठीक है। ये चीजें हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो हो गई ये वाली बात, एक हो गई ये वाली बात, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में जो हमें पढ़ना है वो है बेसिकली हमारा क्या? को प्राइम नंबर्स। कौन सा पढ़ना है? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे कि 2 और 3, अब ये बताओ 2 और 3 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं, खाली किससे डिवाइड हो सकते हैं? 1 से। जैसे अगर मैं बात करूं 11 और 15, ठीक है, क्या ये किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? खाली 11 से डिवाइड होगा, राइट। देखो 2 और 3, देखो ये इन दोनों की अगर बात करो तो खाली 1 से डिवाइड होगा, करेक्ट है। बाकी 2 से तो खाली 2 डिवाइड हो रहा है ना, 3 से खाली 3 डिवाइड हो रहा है। 2 से ये दोनों तो डिवाइड हो नहीं रहे, 3 से भी ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है। जैसे कि 11 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि 2 3 दोनों है, राइट। नहीं, 2 और 3 का कोई भी पेयर ऑफ नंबर्स को प्राइम नंबर्स तब बोले जाएंगे जब उनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, ठीक है।
और जैसे कि बात करो कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे कि 15 और 17, और या तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो जैसे कि 25 26, कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर लोगे वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर ही होंगे, क्योंकि उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो उसी की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, राइट, क्या होगा, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है, ओनली 1, कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। अगर 1 है उन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर तो वो नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ये तीन, अगर ये तीन नंबर्स आपको अच्छे से पता है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, इनके अलावा आपको कुछ जरूरत होगी। बाकी इवन नंबर, प्राइम इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये तो बेसिक बातें सबको पता होती है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पे 8, तो 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, देखो 2 इंटू 4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, 8 क्या एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं किसमें ब्रेक कर सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब देखो 2 तो एक प्राइम नंबर है बट 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 4 को मैं फिर से 2 इंटू 2 तो लिख सकता हूँ ना। अब देखो तो क्या 8 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, 8 हमारा क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, 8 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, करेक्ट है, 8 हमारा एक कॉम्पोजिट नंबर है, और ये क्या है हमारे, ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, करेक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, राइट। तो किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और जो भी ये प्रोडक्ट आएगा, जो भी ये फैक्टराइजेशन आएगा, ये हर नंबर के लिए यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कभी भी 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, 6 को अगर आप ब्रेक करो तो 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या है, ये भी एक जो फैक्टर है, राइट, ये भी क्या है, यूनिक है। आप कभी भी 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करो या 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो, हमेशा आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। हमेशा जब भी आपका कोई फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। आप उसको कैसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है। अब उसके देखो मैंने लिख भी दिया क्या, कंपोजिट नंबर्स को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में आप ब्रेक कर सकते हैं, यही आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम पे, वो ये है कि चेक वेदर 4 टू द पावर, अब यहाँ पे 4 टू द पावर n भी हो सकता है, 6 टू द पावर n भी हो सकता है, और 12 टू द पावर n भी हो सकता है, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो बेसिकली कि जैसे कि 4 टू द पावर n है, ठीक है, ये हमारा एक क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अगर ध्यान से समझना, राइट, अब यहाँ पे फंडामेंटल कंपोजिट नंबर नहीं चेक करना है हमें कि क्या ये 4 टू द पावर ऑफ n, क्या इसमें अगर हम n की कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, तो क्या किसी भी n की किसी भी n वैल्यू के लिए, है ना, क्या ये नंबर पे नंबर जब एंड होगा तो क्या कभी 0 आएगा, किसी भी n की वैल्यू पे क्या ये नंबर कभी 0 पे एंड हो सकता है, ये पूछा है। तो अगर देखो यहाँ पे कोई n की वैल्यू आप ले लो, सपोज n की वैल्यू आपने 1 ली तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 4, n की वैल्यू 2 ले लो तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 3 ले लोगे तो कितना हो जाएगा 64, लाइक दैट, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। अब हमें अगर चेक करना है तो देखो, इफ द नंबर, मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे मैंने पूरा थ्योरी लिख दिया। इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n हैज टू एंड विद डिजिट 0, अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है, तो देखो अगर जैसे आप किसी कोई भी नंबर है जो 0 से एंड हो रहा है, सपोज करो 30 है, 20 है, 50 है, 60 है, राइट, तो अगर आप उनको ब्रेक करो, सपोज करो अगर मैं 30 को ले रहा हूँ, 30 को अगर आप फैक्टराइज देखो तो आप 30 को देखो 2 से भी डिविजिबल है और वो 5 से भी डिविजिबल है, करेक्ट है। बट अगर आप 4 टू द पावर n को देखो, ठीक है, जैसे कि 4 टू द पावर n है, तो आप इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 के पावर n, है ना। अब यहाँ पे 2 तो है बट क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर वो कोई भी नंबर है, अगर आपको पता चेक करना है कि वो 0 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बट ये यहाँ पे 2 से डिविजिबल है बट 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर
जीरो से कभी भी एंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही लिखा मैंने, इफ द नंबर 4 टू द पावर n फॉर एनी n हैज टू एंड विद डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, ठीक है। द प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन, अब देखो क्या बोला है मैंने, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे नॉट कंटेन्स 5 एज अ फैक्टर, बिकॉज 4 टू द पावर n आप इसको फैक्टर करोगे तो इस फॉर्म में आएगा जहां पे हमें 5 देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, राइट, दैट देयर इज नो अदर फैक्टर देन 2। अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के जरिए, राइट, हमें क्या पता चल रहा है कि इसका कोई भी फैक्टर 2 के अलावा नहीं है, राइट। अब अगर इसका कोई फैक्टर 2 के अलावा नहीं है तो इसका मतलब 4 टू द पावर n जो है कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। इजी था, ठीक है। बस हमें यहाँ पे जो थोड़ा सा लाइक ग्राम जो यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन है ना वो हमें बस देखना है, ठीक है। बस यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम का हमें आखिरी में रेफरेंस देना है और बस उसी के अकॉर्डिंग हमें बस यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस है वो हमें लिख देना है, बस बहुत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद एलसीएम और एलसीएफ की बात आती है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या होता है, सब देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, ठीक है। अब अगर एलसीएम की बात, सॉरी एचसीएफ की बात करें, ठीक है, और एलसीएम, देखो अभी मैं इसको बताता हूँ। पहले क्या करो, आप एलसीएम और एचसीएफ निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है तो 30 का निकालो जरा, 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। तो 30 के कितने फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5। उसी तरीके से आप 72 के करो, 72, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3। कितने फैक्टर्स आ गए 72 के, आपके 72 के फैक्टर्स आ गए 2 2 2 3 एंड उसके बाद आपको किसका करना है 432 का, 2 2 जा 4 है ना, फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 10, 2 1 जा 2 0 एंड 2 8 जा 16, बिकॉज 16 दोनों एक साथ उतर है ना तो 0 में लगाना पड़ेगा। 2 9 जा, सॉरी 2 9 जा नहीं, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 2 4 जाए, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर उसके बाद 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 3। अब 432 के कितने फैक्टर्स आ गए, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 एंड 4, देन 3 कितनी बार है, 3 बार है। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है, सपोज हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए, ठीक है, क्लास 6 आए पे भी हम लोगों ने सॉल्व किए क्वेश्चन। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कॉमन नंबर्स को लेते थे, है ना, कॉमन नंबर्स को लेते थे। तो कॉमन नंबर्स का क्या मतलब क्या है, कॉमन नंबर जो कि तीनों में आ रहे हो, तीनों में आ रहे हो क्या मतलब है। अब अगर इसका हमें एचसीएफ लेना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके लिए हम लोग देखते थे जो सबसे लीस्ट पावर, सबसे लीस्ट पावर का मतलब क्या है, जो सबसे कम बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखो जो कॉमन नंबर होता था, कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है, कॉमन नंबर क्या है, देखो एक तो 2 रिपीट हो रहा है, एक क्या रिपीट हो रहा है 3, है ना, तो क्या है हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब अगर उसी तरीके से अगर मैं एलसीएम की बात करूं, है ना, तो अगर एलसीएम की बात करूंगा तो वो क्या होगा, अब वहां पे हम लोग वो नंबर ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, है ना। फिर उसके बाद देखो ऐसा नंबर आप 3 देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। 3 जो है हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, है ना, तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है ना। फिर 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 1, है ना। इस तरीके से निकालते थे। अब उसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पावर की बात करूं तो क्या मैं एचसीएफ को ये बोल सकता हूं कि लीस्ट कॉमन पावर, और एलसीएम को क्या बोल सकता हूं, एलसीएम को क्या बोल सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन पावर, है ना। यहाँ पे इसको मैं ये बोल सकता हूँ लीस्ट कॉमन पावर, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, हाईएस्ट कॉमन पावर। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ उसको भी देखो। अगर 30 को आप लिखोगे इन टर्म्स ऑफ पावर तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। 72 की अगर बात करो तो वहां पे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। फिर 432 की बात करो अगर आप, तो क्या यहाँ पे आप ये लिख सकते हो
1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखो 5 है नहीं तो 5 की पावर 0, यहाँ पे भी 5 की पावर 0। ठीक है, अब देखो अगर HCF की बात करूँ तो लीस्ट कॉमन पावर, कॉमन नंबर की सबसे छोटी पावर, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0। ठीक है, अब अगर LCM की बात करो तो कॉमन नंबर की सबसे हाईएस्ट पावर, तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4, 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा, तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। देखो वही तो हुआ है ना, 1 2 3 4, 3 2 बार है, 3 3 बार है, 5 1 बार। इसी तरीके से हम लोग HCF और LCM को निकाल लेंगे बस। तो ये हमारा यहाँ पे मेजर फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज। ठीक है, हमारे पास कोई दो नंबर है, a इक्वल्स टू एक्स क्यूब और वाई स्क्वेयर, और b है हमारा x और वाई क्यूब। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इससे पहले हम लोगों ने नंबर्स पढ़े थे, इसमें क्या करना है, देखो ये भी बेसिकली दो नंबर्स हैं, अब उसको ऑलरेडी फैक्टर करके उसको इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स आपने रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y क्या है, ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है। तो अब अगर आपको HCF पूछा है, ठीक है, HCF ऑफ एनी टू नंबर, जैसे यहाँ पे a और b का पूछा है, तो वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन पावर, लीस्ट पावर क्या है x की 1 और y की लीस्ट पावर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर आपका HCF हो जाएगा, बस वही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या है यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको ऐसे नंबर्स का, ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब आपको ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर, राइट, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। और हमको पता है अगर कोई नंबर डिवाइड करता है इसका मतलब वो नंबर उसका क्या फैक्टर है, और फैक्टर ऑलरेडी हमें पता है, राइट, फैक्टर जो है वो हमेशा गिवन क्वांटिटी से क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऐसा नंबर निकालो जो उनको डिवाइड, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो उनको डिवाइड भी करे, और डिवाइड करने के बाद ये HCF, सॉरी ये रिमाइंडर भी है। तो देखो अगर हमारे पास दो नंबर, ये नंबर्स है, एक तो है 445, दूसरा है 572, ठीक है, तीसरा है हमारे पास 690। सबसे पहले क्या करो, इन रिमाइंडर्स को ही घटा दो। ठीक है, आपने घटाया, यहाँ पे क्या बचा 441, यहाँ पे क्या बचा आपका, क्या बचेगा यहाँ पे 5 6 7, यहाँ पे क्या बचेगा 6 9, है ना। अभी तीन नंबर्स आ गए, अब कुछ नहीं करना है, तीन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी पावर आएगी उसकी सबसे छोटी पावर। ठीक है, अब सपोज करो अगर मैं 441 का करता हूँ, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा। उसके बाद अब किसका करना है, 567, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, क्या बचा 2, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ठीक है, फिर क्या बचा 2 बजा, 3 9 जा 27, अगेन 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देन 3 7 जा 21, 7 1 जा। उसके बाद लास्ट में क्या, कौन सा नंबर है हमारे पास, 693 दिख रहा है, 693 का करना है। तो अब इसका कैसे करोगे, 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, 2 3 5 1 6, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 11 का। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन पावर। अब यहाँ पे देखो 3 भी है, 3 भी है, 3 सबसे कम कितना है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी कि एक तो हो गया 3 की पावर 2। ठीक है, अब 7 है क्या, देखो 7 है, 7 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है, मतलब 7 की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, मतलब 63 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा इन तीनों का। बस इजी, ऐसे ही करना है। ठीक है, हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला क्या बोलता है, लीस्ट कॉमन पावर। तो हमें कॉमन नंबर्स की लीस्ट वैल्यू पे फोकस करना है, ठीक है, जिसकी पावर सबसे कम है। अब आता है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। तो रिलेशन हमारा एक ही होता है, अगर आप किसी भी HCF ऑफ एनी टू नंबर्स और LCM ऑफ एनी टू नंबर्स को कभी आप प्रोडक्ट करते हो तो हमेशा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हमेशा हमें याद रखना है, दैट HCF and the LCM, the product of LCM and LCM is equals to the product of any two given number। बट ये हमेशा वैलिड होगा हमेशा खाली दो नंबर्स के लिए, वैलिड फॉर ओनली टू पॉजिटिव
और ओनली 2 पॉजिटिव इंटीजर्स और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। अब देखो द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर, ठीक है, देखो क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमें पता है एचसीएम और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। देखो क्या बोला है अगेन, देखो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर्स होंगे, उनका जब आपने एलसीएम किया तो कितना आया, ठीक है, क्योंकि पहले दिया एलसीएम दिया कितना आया 9, एचसीएफ कितना आ गया, ठीक है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 9 एंड 360, है ना 360। अब ये दोनों प्रोडक्ट में आप कोई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इफ वन नंबर इज 45 देन द अदर नंबर आपने एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 45, है ना। फिर अब इसको डिवाइड करो, 3 3 9 और 9 5 45, है ना। फिर उसके बाद 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 7 35, 5 2 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई। इस तरीके से हमें सॉल्व करना इजी था। अब आगे देखो, अब आगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा हमें एक डाउट ये होता है कि कब हमें पता चलेगा एचसीएफ निकालना है, कब हमें पता चलेगा एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए एक सबसे बढ़िया मेथड है ये है कि अगर आप सबसे पहले गिवन देखो, गिवन अगर हमारा गिवन, अगर ध्यान से समझना, गिवन वैल्यू जो भी है वो अगर हमारे आंसर जो हमारा आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, फिर वहां पे ये देखो अगर जो भी गिवन क्वांटिटी है वो अगर आंसर से बड़ी हो रही है, ठीक है, तो उस केस में अगर आंसर, सपोज देखो फोकस क्या करो, मैंने उल्टा बोला, आप आंसर पे फोकस करो, ठीक है, जो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। आंसर देखो जो भी आपका गिवन वैल्यूज है क्या उससे छोटा आएगा या उससे बड़ा आएगा। अब इस केस में देखो हमारे पास एक रूम है, ठीक है, जिसकी हाइट विड्थ और लेंथ दी हुई है, लेंथ विड्थ और हाइट दी है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब जो रॉड होगी वो रूम के डायमेंशन से तो बड़ी होनी जाएगी, वो छोटी होगी, मतलब आंसर हमेशा गिवन से छोटा आएगा इस केस में। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, अगर कोई गिवन केस है आपका, वहां पे आपका आंसर अगर आपका बड़ा आ रहा है, आंसर की वैल्यू अगर आपको लगता है कि वो बड़ी आ रही है, तो उस केस में आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। अगर आप ये चीज को समझ गए हो तो फिर आपको इन किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है तो मैं आपको इतना इन डीपली जाके नहीं बताऊंगा, ठीक है। आई होप इसको कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बस हमें ये मेथोडोलॉजी इसको फॉलो करनी है, ठीक है। इस सीरीज को बनाने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप कुछ चीजें ऑलरेडी, प्लीज इन वीडियोस पे स्टिक मत रहना, इससे आपका पूरा भला नहीं होगा। ये वीडियोस मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आपको इन केस रिवीजन करना है विद क्वेश्चन तो आप क्विकली एक बार आप रिवाइज कर पाओ बस, ठीक है। और अगर आपको एक आइडिया लेना है चैप्टर से रिलेटेड तो आप उससे एक आइडिया ले सकते हो, आप उससे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो आप इन वीडियो से जान सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्रूव करो कि √2 इरेशनल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, √2 को क्या मान लेंगे, रैशनल, ठीक है, उल्टा मान लिया। अब अगर ये रैशनल है तो √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, फिर q स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर भेज दोगे, ये क्या हो जाएगा p। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब 2 को अगर नीचे भेज दोगे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब क्या है, 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो इसको ये भी लिख सकते हो क्या, 2 डिवाइड्स p। अब देखो अगर आप समझो, जब 4 को आप समझो यहाँ पे समझो 16 है, ठीक है। आप 16 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आएगा 8। अब अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा ना। तो अगर आप p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करोगे मान लो q स्क्वायर आएगा, बट जब आप 2 को p से डिवाइड करोगे तो मान लेते हैं हम वहां पे क्या आएगा, कोई c वैल्यू आएगी। जब आप p को 2 से डिवाइड करोगे मान लेते हैं कोई c वैल्यू आएगी, तो मैं उसी को इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, p इक्वल्स टू 2c। अब अगेन यहाँ पे आप जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, है ना। अब p स्क्वायर बराबर क्या है, देखो p स्क्वायर ऑलरेडी बराबर किसके हमारे 2q स्क्वायर के, करेक्ट है, 2q स्क्वायर के बराबर है, ध्यान से समझो। अब मैंने अगर स्क्वायर किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर वैल्यू जो है वो ऑलरेडी किसके बराबर है, 2q स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे 2q स्क्वायर लिख दोगे, यहाँ पे क्या है 4c स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, है ना। q स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है हमारे पास 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो 2 किसको डिवाइड करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो अब यहाँ पे q को ध्यान से समझना। अब अगर ये चीज रैशनल है, समझो अगर ये रैशनल नंबर है तो p और q हमेशा क्या होंगे, p और q हमेशा क्या होंगे,
ये दोनों ही को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या है, इन दोनों को खाली 1 ही एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर आपने जब यहाँ पे देखा तो आप क्या देख पा रहे हो कि इसी पी को ध्यान से समझना, इसी पी को 2 भी डिवाइड कर रहा है, इसी क्यू को 2 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, लेकिन हमने ये भी प्रूव कर दिया कि 2 भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला, हियर पी एंड क्यू आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, सॉरी मोर देन 1 फैक्टर हो गया, है ना, मोर देन 1 फैक्टर हो गया, यहाँ पे तो 1 फैक्टर लिखेंगे ना, मोर देन 1 फैक्टर हो जाएगा, मोर देन 1 फैक्टर। अब अगर ये एक फैक्टर से ज्यादा है, हेंस अवर assumption इज रॉन्ग, राइट, हेंस अवर assumption इज रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, √2 क्या फाइनली प्रूव हो गया, √2 हमारा क्या है, इरैशनल है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, जहां पे हम लोग पहले उल्टा प्रूव करते हैं, जब आखिरी में जाके गलत हो जाते हैं, फिर उसको हम लोग वही बोल देते हैं कि हाँ जो आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। तो यहाँ पे आई होप मैंने इस सारे जितने भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप इसको फिर से वॉच कर सकते हो, अदरवाइज आप इन डिटेल एक वीडियो भी देख सकते हो, 1 शॉट वीडियो जो मैंने अपने ही चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन